डोडो टीवी। बहुत पहले की बात है। एक शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का अच्छा भविष्य तलाश कर रहा था। राम किशोर सुदूर गांव से दूर जाकर ग्रेजुएशन कर चुका था। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव वापस आया, लेकिन कोई रोजगार का जरिया ना मिला। पिताजी, मैं गांव में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बाढ़ की मार खेती भी बर्बाद कर देती है। मुझे शहर जाकर जॉब ढूंढनी होगी। बात तो तुम्हारी 100% सच है। तुम्हारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। वैसे तुम सबके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? भारी मन से पिता ने इजाजत दे दी। राम किशोर के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों दादा दादी के लाडले थे। सो तय हुआ कि वो लोग हर छुट्टी में गांव आते जाते रहे। गांव से दूर शहर के अच्छे स्कूल में राम किशोर को टीचर की नौकरी मिल गई। अपने माता पिता से अलग होकर राम किशोर परिवार के साथ शहर में शिफ्ट हो गए। समय का पहिया चलता रहा। हर छुट्टी में राम किशोर अपने परिवार के साथ गांव आते और छुट्टियां खत्म करके शहर लौट जाते। अब उनका बेटा प्रखर और बेटी समता कॉलेज में पहुंच गए थे। पहले की तरह हर बार गांव जाना नहीं हो पाता था। कभी क्रैश कोर्स तो कभी ट्यूशन क्लासेस इसकी वजह बन जाते थे। बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे। प्रखर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। बेटी ने एमबीए में एडमिशन लिया था। प्रखर को नौकरी ज्वाइन करने में 2 महीने का टाइम बाकी था। पापा, मैं ये खाली टाइम दादा दादी के साथ गांव में बिताना चाहता हूँ। मैं गांव जा रहा हूँ। कहा क्यों नहीं, तेरे दादा दादी बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल जाओ। प्रखर खुश होकर गांव पहुंच गया। दादा दादी की खुशी का ठिकाना ना था। पोता फाइनली इंजीनियर जो बन गया था। जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए राम किशोर शहर गया था, वो सपना प्रखर ने पूरा कर दिया। दादा दादी गांव के लोगों से तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रखर दूसरे दिन तैयार होकर अपने गांव को देखने और बचपन के दिन याद करने घर से निकला। घूमता टहलता वो गांव के किनारे एक पुराने खंडर में पहुंचा। वहां अचानक जोर से हवा चलती है और उसके मजे से लड़कियां पीछे से आवाज देती है, प्रखर, प्रखर। प्रखर पीछे मुड़कर सोचता है, ये मुझे कैसे जानती है? तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? मेरा नाम स्तुति है। मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त। हम साथ खेलते थे। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रखर, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारी खास दोस्त हूँ। प्रखर अजीब सा महसूस करता है। वो उसे आकर्षक सी लगती है। वो मंत्र मुग्ध सा उसकी बात सुनता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर वशीकरण चलाया जा रहा हो। स्तुति, तुम्हारे माता पिता कौन है? कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रखर ऐसे उसकी बातों में उसके प्यार में खो जाता है, मानो जैसे बरसों से उसे जानता हो। उतनी देर में ही अपनी पूरी सुध बुध खो देता है। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। चलो, तुम्हें सब याद तो आया। शायद मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हें महसूस कर पा रहा हूँ, पर मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब याद दिला दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कल इसी वक्त यहीं मिलना। इस प्रकार दोनों का प्रेम विलाप शुरू हो गया। प्रखर कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में ना रहा। दूसरे दिन वो फिर उसी जगह मिलते हैं। प्रखर पहले से इंतजार कर रहा होता है और फिर स्तुति आती है। हाय प्रखर। तुमने कितनी देर कर दी?
मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अच्छा सुनो, तुम किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो मैं नाहक बदनाम हो जाऊंगी। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर मेरा क्या होगा ये जरूर सोचना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ। मैं क्यों किसी से कुछ भी कहूंगा भला। अब दोनों बिना किसी की परवाह किए एक दूसरे से मिलने लगे। उस लड़की को कोई ना तो जानता था ना पहचानता था। वो आते जाते किसी को नहीं दिखती थी। वो हवा की तरह प्रखर के बेडरूम तक पहुंचने लगी। प्रखर विवेकहीन की तरह उसका कठपुतली बन गया था। वो रेगुलर रात में आती और सुबह प्रखर के जागने से पहले चली जाती। उसके जाने के बाद प्रखर गुमसुम हो जाता। धीरे धीरे वो बीमार होने लग गया और उसका खाना पीना भी कम हो गया। प्रखर बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? अच्छे भले आए थे, महीना भी नहीं हुआ और तुम महीनों के मरीज लग रहे हो। खाना पानी भी छोड़ दिया। नहीं दादाजी, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन दादा दादी को बेचैनी होने लगी। वो प्रखर को डॉक्टर के पास लेकर जाते। डॉक्टर ने चेकअप किया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। कुछ टॉनिक और विटामिन दिए और वापस भेज दिया। लेकिन परेशानी ज्यों की त्यों बनी रही। मैं किसी को क्या बताऊं? स्तुति को कोई नहीं जानता। स्तुति बदनाम हो जाएगी, लेकिन मैं भी सहज नहीं हूं। प्रखर मानसिक और शारीरिक उलझन में था। दादी गांव के लोगों की सलाह पर एक दूर दराज के तांत्रिक को बुलाती है और अपने पोते की समस्या बताती है। तांत्रिक बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखते हैं। सच सच बता रहा, तुम कब से और कैसे उसके जंगल में फंसे? मैं तो अपने गांव घूमने निकला था। घूमते घूमते मैं पुराने खंडर में चला गया। न जाने कहां से वो आई और पीछे से उसने आवाज दिया था। फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मेरी अकल पर ताला पड़ गया था। सच में प्रखर भी स्तुति से छुटकारा ही चाहता था। वो भी परेशानी महसूस कर रहा था। तांत्रिक प्रखर की दादी को 2 दिन बाद का समय देता है और कुछ सामान मंगवाने को कहकर चला जाता है। अब वो भूत जो स्तुति बनकर आई थी, प्रखर को पूरी तरह बीमार बना देती है और उससे कहती है, तुमने मेरे बारे में बताकर बहुत गलत किया। अब तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मत मारो, मैंने क्या किया है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? बेड पर लेटा हुआ प्रखर ऐसे ही 2 दिन तड़पता रहा कि तांत्रिक के आने से उस भूतनी को बहुत गुस्सा आ गया था। 2 दिन बाद तांत्रिक ने हवन कुंड बनाया, भूतनी को बुलाकर मुक्त करने की तैयारी शुरू की। कौन हो और क्यों इस प्रकार प्रखर की जान लेना चाहती हो? हवस के लिए किसी निर्दोष की जान? छी, मनहूस! बता क्या चाहिए? बच्चे की जान बख्श दे। जो चाहिए दे देंगे, वो ले ले। गांव को छोड़ के चली जा। स्तुति तेज हवा के साथ आती हुई बैठे हुए लोगों को महसूस होती है। मुझे प्रखर ही चाहिए। तांत्रिक, तू वापस जा, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चै। देख ले, अब मैं जान से जाता हूँ या तू? अब ऐसा लगता है जैसे उस जगह भूचाल सा चलता है। खूब तेज हवा चलती है और पूजा के सामान को उठाकर फेंक देती है, जैसे प्रलय आ गया हो। बाड़ बंद होने और खुलने लगते हैं। सब तरफ खौफ ही खौफ। तांत्रिक को भी झंझोरती और पटकती है। प्रखर को तो पटक पटक कर पहले ही बेसुध कर दिया है। शैतान, दुष्टा, चुड़ैल,
तू ऐसे नहीं मानेगी। और जोर जोर से चिल्लाते हुए मंत्र बोलकर एक जोरदार आहुति हवन में फेंकता है। लोगों को दूर हटने का इशारा करता है। सारे लोग बाहर डर जाते हैं। तांत्रिक भी संभल कर फिर से मंत्र लगातार बोलता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। थोड़ी देर यही सब चलता रहता है। देखते ही देखते स्तुति तड़पने लगती है। बस मैं प्रखर को छोड़ दूंगी, तुम मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? कहां से आई और निर्दोषों को फंसाया करती हो? पहले भी तुमने 2 लड़कों को प्रेम जाल में फंसाया है और मार डाला। लोग समझ भी नहीं पाए। मैं इतनी आसानी से छोड़ दूं? मुझे माफ कर दो। मैं एक तवायफ थी, इज्जत से घर बसाने की और इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। बहुत पहले इसी गांव का ठाकुर मुझे शादी करने का वादा करके लाया था। मैं उसके साथ आ गई। उसके घर वालों ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। मैं उस ठाकुर से लड़ने लगी तो उसने मुझे मारकर गांव से दूर दफना दिया। बात बहुत पुरानी है और तुम कितनों को बर्बाद करोगी? तुम सीधे सीधे होनहार बच्चों को छोड़ दो। मुझे मुक्ति दे दो, मुझे माफ कर दो। मैं प्रखर को भी छोड़ दूंगी और अब किसी का कोई नुकसान नहीं करूंगी। फिर तेज हवा के साथ हवन कुंड में घूमता हुआ कुछ गिर जाता है। तेज लपटें उठती हैं और बड़ी दुर्गंध आती है। अब गई पुतली, अब प्रखर सुखी हो जाएगा। मंटू आज बहुत खुश था। आज उसकी शादी जो थी। माँ, आज जितना काम करना है कर लो। कल से तुम्हें एक काम न करने दूंगा। तो बेटा, क्या तेरी शहरी दुल्हन काम करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी? मेरी माँ ने पूरी जिंदगी पहले ही बहुत तपस्या कर ली। अब शादी के बाद आप शहर चल के हमारे साथ रहोगे और आप कोई भी काम नहीं करोगे। बेटा, तूने इतना कह दिया यही बहुत है। तू जा और अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जी। कहाँ मुझ बुढ़िया के चक्कर में रहेगा। मैं यही इस कोठी में तेरे पापा की यादों के साथ रह लूंगी। अब जा, बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर माँ मंटू की बलाएं लेने लगती है और उसको उसके कमरे के बाहर छोड़ के आती है। मंटू एक्साइटेड होकर रूम में चला जाता है। अंदर जाते ही बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, पर्दे उड़ने लगते हैं। दुल्हन की आंखों का कलर बदल जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो मंटू पर अटैक कर देती है। दूसरे दिन सुबह जब माँ दरवाजा खोलती है तो देखती है मंटू मरा पड़ा हुआ है और बहू के हाथों में खून लगा है और दूर एक दिल पड़ा हुआ है। तूने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं माँ जी, मैंने नहीं मारा। तो क्या रात में भूत आया था? माँ जी, मुझे कुछ याद नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। मंटू की माँ बहू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बेटे को मार दिया। आप आराम से मुझे बताएं हुआ क्या है। कल मेरे बेटे की शादी हुई थी और इनकी सुहागरात थी और मेरे बेटे का खून हो गया। इसी ने मेरे बेटे को मारा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा। मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं तो मंटू से प्यार करती थी। मैं भला उसे क्यों मारूंगी? मैं भी तो बाहर वाले रूम में थी, कोई बाहर से आया ही नहीं। तो क्या भूत मार गया मेरे बेटे को? ये आपका जो केस है, इस तरह के पहले 5 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। हो सकता है आपकी बहू सही कह रही हो। मुझे नहीं पता कौन सही कौन गलत कह रहा है। मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। सर, ये बिल्कुल उसी क्राइम सीन की तरह है जो हमने लास्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन किया था ना। हाँ, देख लो, कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस मिल जाए तो।
वो लोग वहां इन्वेस्टिगेशन करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सर, मैंने बॉडी को फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। ओके, पहले भी सारे फिंगरप्रिंट्स जो आए हैं वो दुल्हनों के ही थे और दुल्हनों को कुछ याद नहीं था। हाँ सर, 5 में से किसी दुल्हन को कुछ भी याद नहीं। कहीं कोई और चोर नजर नहीं आ रहा इस केस का। सर, इनोसेंट लोगों की जान चली गई है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और डर भी। अरविंद, ये 5वां केस है। अगर अब भी हम तय तक नहीं पहुंचे तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। सर, गांव में हल्ला है कि ये किसी भूत का काम है। ऐसा नहीं हो सकता। पर सर, आप भी सोचिए ना कि इतने दिनों में हमें इस केस का कोई लिंक क्यों नहीं मिल पा रहा। तुम किस बुनियाद पे बात कर रहे हो? सर, हर बार सुहागरात वाले दिन ही दूल्हा मर रहा है। सारे सबूत कहते हैं कि दुल्हन ही मर रहे, पर दुल्हन को कुछ याद नहीं रहता। आश्चर्य की बात तो है कि मंटू की दुल्हन हो या बाकी दुल्हन, इतनी आसानी से दूल्हों को पटक कर बिना किसी औजार के उसके सीने से दिल निकाल लेना, इतनी ताकत उसमें कहां से आ जाती है? और नाखून इतने खतरनाक हो जाते हैं क्या? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। उसे देखते हुए वो लोग बातें करते हैं। हाँ, जैसा सोचा था वही आया। ये खून भी दुल्हन के हाथों से ही हुआ है। अच्छा सुनो, पता करो गांव में अगली शादी किसकी है। सर, अगली शादी तो 15 दिन बाद आपकी है। उससे पहले किसी और की तो नहीं है। सब लोग डर रहे हैं। अभी सैटरडे को एक की थी, उसने कैंसिल कर दिया। अब तो आप ही की होगी। चलो अच्छा है, मेरी शादी में ही अब इस केस का रिजल्ट पता चलेगा। सर, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको पता है ना कि आप मर भी सकते हो। अरे, इतने इनोसेंट लोग मर रहे हैं, किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर अरविंद को सारी प्लानिंग समझाता है। दोनों बात करते हैं और फिर 15 दिनों के बाद इंस्पेक्टर विवेक और अवनी की शादी की तैयारी हो रही है। इंस्पेक्टर के घर में फूल पत्तियों के डेकोरेशन के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और इंस्पेक्टर के बेडरूम को अच्छे से सजाया जाता है। शादी के बाद जब वक्त आता है सुहागरात का, तब इंस्पेक्टर बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग पुलिस फोर्स बाहर खड़ी रहती है। अरविंद भी अपने कुछ कलीग के साथ रूम के दरवाजे पर खड़ा रहता है। वो लोग सीसीटीवी कैमरे पर भी नजर रखे होते हैं। जैसे इंस्पेक्टर अंदर जाता है, वैसे ही डरावना माहौल बन जाता है। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आंधी तूफान आ जाता है। दुल्हन की आंखें काली हो जाती हैं और उसकी स्किन का कलर काला होने लगता है। इतनी सुंदर लड़की किसी चुड़ैल की तरह दिखने लग जाती है। अवनी, आने में बड़ी देर लगा दी। विवेक, जो अभी तक भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं करता था, ये देखकर बहुत डर गया। इतना घबरा गया कि वो अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करना ही भूल गया। अब अवनी उठकर उसकी तरफ बढ़ती है। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। डार्लिंग, वो तो तुम्हारा ही है। नहीं, मेरा नहीं है। तुमने तो 2 साल पहले ही मेरा दिल चुरा लिया था। नहीं, मेरे पास दिल नहीं है। मुझे दिल चाहिए। अभी तक किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हो पाया है। इतना कहकर वो विवेक पर कूद जाती है, उसे जमीन पर पटक कर उसके ऊपर बैठ जाती है, उसके सीने पर मारने लगती है। आज ये दिल मेरे सीने में लग जाए, बस फिर मैं वापस पूरी हो जाऊंगी। मुझे ऐसे मार के तुम्हें दिल क्यों चाहिए? मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगी और फिर दिल निकाल लूंगी।
इसी बीच किसी तरह से विवेक अपने सहयोगियों को मैसेज भेजने में सफल हो जाता है। वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और अवनी को विवेक से अलग करके सोफे पर बांध के बैठा देते हैं। चलो अब आराम से बात करते हैं। तुम सब एक जैसे हो, बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरा दिल क्यों चाहिए था? बाकियों को भी तुमने इसीलिए मारा क्या? हाँ, तो दिल तो तुमने सबका उनकी लाश के साथ ही छोड़ दिया। किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हुआ। तुम्हारा दिल कहाँ है? मेरे पति ने सुहाग रात वाले दिन मेरे सीने से दिल निकाल कर फेंक दिया था। तो तुम उसके किए की सजा दूसरों को क्यों दे रही हो? मुझे सारे दिलों में वही दिखाई देता है। तुम क्या चाहती हो? मुझे न्याय चाहिए। उसने शादी करके मुझे मार दिया, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम शांत हो जाओ पहले। उसने मेरी जिंदगी छीन ली और मैं शांत रहूं? उसने मुझे पहले मारा, फिर मुझे अपने घर के पीछे बगीचे में दफना दिया और मेरे घर वालों से आज भी पैसे मांगता है, उन्हें परेशान करता है। क्या नाम है उसका जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? जैसे ही अपनी आगे कुछ बोलती, उससे पहले अरविंद पुलिस फोर्स को साइड हटाते हुए आगे चला। हटो हटो, मुझे देखने दो। अरविंद, अच्छा तो तुम आ ही गए मेरे पास। तू एक आत्मा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास अवनी का शरीर है और मेरी ताकत। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरविंद अपना पिस्टल निकाल लेता है। सब लोगों के सामने विवेक को गन पॉइंट पर रखकर बोलता है, बंद करो ये बकवास, इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं रोक दो। अब इस केस को तांत्रिक बाबा ही सुलझा सकते हैं। तभी अवनी अपनी सारी रस्सियों को तोड़कर उड़ के आकर अरविंद पर कूद जाती है और जमीन पर लिटाकर मार मार कर उसके सीने से दिल निकाल लेती है और उसको अपने सीने से लगाते हुए खूब जोर से हंसती है और फिर बेहोश हो जाती है। दरअसल अरविंद ही उस आत्मा का पति था। विवेक अपने सहयोगियों के साथ उस बगीचे में जाता है जो उस आत्मा ने बताया था। पुलिस जब चेक करती है तो वहां उन्हें जमीन खोदने पर एक मानव कंकाल मिल जाता है। वो उसे निकलवा लेता है और सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवाता है। तब जाकर उस आत्मा को शांति मिल जाती है और गांव में फिर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता है। आज फिर एम्बुलेंस किसी की लाश लेकर आई थी। पिछले कुछ दिनों से हो रही घटनाओं से डॉक्टर और इंस्पेक्टर बहुत गहरी उलझन में थे। एम्बुलेंस आकर रुकी और सिपाही ने डॉक्टर को खबर दी। डॉक्टर साहब, उस दलदल ने एक और की जान ले ली। ये क्या कह रहे हो? हाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि ये लाश भी उसी शहर के बाहर वाले दलदल से मिली है। क्या? एक और लाश उसी जगह से? ठीक है, लाश को यहां ले आओ और इंस्पेक्टर को भी यहां बुला लो। वो लाश लाई गई और इंस्पेक्टर भी वहां आ गया। ये लाश कैसे मिली? मुझे एक फोन आया था। फोन पर एक आदमी था जिसने मुझसे कहा कि उसकी कार रात के अंधेरे में दलदल में जा फंसी है। मैं उसकी मदद करने गया तो यहीं वो लाश बरामद हुई। डॉक्टर ने थोड़ी देर लाश को देखा और अभी कुछ दिनों पहले ही एक लाश उस दलदल से मिली थी और अब ये दूसरी लाश। अरे ये क्या? इस लाश पर तो वैसा ही निशान है जैसे उस लाश पर मैंने देखे थे। क्या डॉक्टर? तब तो जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें पता नहीं चल पा रही है। उसे पता लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों लाशें उसी दलदल से एक ही हालत में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और ये निशान, ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। एक रात इंस्पेक्टर की गाड़ी उसी दलदल के पास खराब हो गई। ओह गॉड, इसे भी इसी जगह खराब होना था। अब मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने मैकेनिक को कॉल किया।
बात करते करते इंस्पेक्टर की नजर उस दलदल वाली जगह पर पड़ी। इंस्पेक्टर के तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां पर कोई दलदल नहीं था। ये क्या? यहाँ तो सिर्फ जमीन है। यहाँ तो पहले दलदल हुआ करता था और यहीं से तो मैं लाशों को ले जाता था। इंस्पेक्टर ने एक पत्थर उठाया और सामने जमीन पर फेंका। जमीन दलदल बन गई और वो पत्थर उसमें घुसने लगा और फिर से वहां जमीन बन गई। अरे ये क्या? पत्थर तो दलदल में फंसा, लेकिन अब तो सिर्फ सामान्य रास्ता दिखाई दे रहा है। दलदल कहां गया? मैकेनिक के आने के बाद गाड़ी ठीक हुई और इंस्पेक्टर वहां से चला गया, सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर ने सारी बात डॉक्टर को बताई। तुम जो लाश यहां पर लाए थे वो भी यहां से गायब है। शायद इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है या फिर कुछ और। इंस्पेक्टर पूरी हकीकत पता करना चाहता था, इसलिए काफी दिनों तक वो हर रोज दलदल वाली जगह पर जाता रहा। एक सिपाही भी उसके साथ गया। फिर एक दिन इंस्पेक्टर को उस जगह एक बहुत बड़ा दांत मिला। इतना लंबा दांत आखिर किसका हो सकता है? सर, मुझे तो लगता है ये बहुत ही खतरनाक जानवर का दांत है। खतरनाक जानवर? ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। इस दांत को जांच के लिए भेज दो। इंस्पेक्टर और सिपाही वहां से निकलने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर की नजर दूर किसी चीज पर पड़ी। लगता है वहां कोई है। चलो चलकर देखते हैं। बाबा, आप यहां इस सुनसान जगह? यहां बहुत खतरा है। मुझे कैसा खतरा? हमें यहां पास में एक बहुत बड़ा दांत मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि वो दांत किसी खतरनाक जानवर का है। आप यहां से चले जाइए। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इंस्पेक्टर और सिपाही वहां से चले गए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सर, कैसी गड़बड़? चलो वापस उसी बाबा के पास चलें। गाड़ी फिर चलती है कुछ देर। गाड़ी रुकी, फिर इंस्पेक्टर और सिपाही छुपकर देखते हैं कि बाबा बैठा है और शैतान उसके पास है। इंस्पेक्टर को जिस बात का शक था वही हो रहा था, लेकिन यहां इंस्पेक्टर की सोच से भी कुछ बड़ा था। बाबा, ये कौन था और यहाँ क्या कर रहा था? आपके पास कैसे? बेटा, वो बहुत खतरनाक है। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूं। कैसी मदद? वो जैसा मुझसे कहता था मैं करता गया, उसको शिकार करने में मदद करता था। उस दलदल के बारे में आपको क्या पता है? हाँ, वो कोई दलदल नहीं बल्कि एक ढोंग है, लोगों को फंसाने का। उस शैतान की एक चाल है। जैसे ही उस शैतान को किसी का शिकार करना होता है वो दलदल बना देता है, और जैसे ही शिकार उस दलदल में फंस जाता है शैतान उसको मार देता है। कुछ दिन पहले भी उस दलदल में एक कार फंस गई थी और शैतान का शिकार बन गया था एक इंसान। दूसरा इंसान इसलिए बच गया क्योंकि शैतान एक बार में एक ही शिकार करता है। फिर तुम लोगों ने आकर उसे वहां से निकाला था, नहीं तो वो भी उस शैतान का शिकार बन जाता। जब उस शैतान का पेट भरा होता है तो वो सामान्य रास्ता होता है, और जब उस शैतान को भूख लगती है तो वो रास्ता दलदल में बदल जाता है। शिकार करने के बाद वो लाश को उस दलदल में छोड़ देता है, इसीलिए तुम्हें उस दलदल में लाशें मिलती हैं। और जब उसे पता चलता है कि जो लाश उसने दलदल में रखी थी वो वहां नहीं है, तो वह शैतान मेरे पास ये जानने के लिए आया था कि वो लाश कहां गई। मैंने ही उसे बताया कि लाश को उठाकर तुम लोग ले गए हो, इसीलिए वो लाश लेने आया था। ये सब बहुत समय से चल रहा है।
तो इन सबको रोकने के लिए क्या कोई उपाय नहीं? नहीं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो शैतान भूखा होता है तभी वो दलदल जगह बनती है। हाँ, लेकिन उस शैतान से जुड़ी कोई चीज मिल जाए तो शायद। मौकाए वारदात पर जो दांत मिला था उसका क्या? सॉरी सर, मैं बताना भूल गया, उस दांत की रिपोर्ट आ गई है। बाबा, हमें ये दांत मिला है, यूसी शैतान का ना? ये तो बहुत सही हुआ, अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा? इससे हम उस शैतान को अपने जाल में फंसाने का उपाय कर सकते हैं। पर वो कैसे? चलो मेरे साथ, मैं बताता हूं। इंस्पेक्टर और सिपाही बाबा के साथ एक घने अंधेरे में बने हवन कुंड के पास पहुंचे। दरअसल उस दांत को देखते ही बाबा ने योजना बना ली थी कि क्या करना है। अभी मैं इस मंत्र के आखिरी दौर में हूं। तुम दोनों एक बात का विशेष ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए यहां से मत उठना, वरना वो होगा जो इस धरती पर आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम समझ गए बाबा, हम तैयार हैं। फिर तो बाबा ने अपना पूरा जोर अपने तंत्र में झोंक दिया। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाए विच्चै, ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चै, ओम त्र्यंबकम यजामहे। रात बहुत अंधेरी थी, मगर उस बिल्ली की आंखें। अचानक ही बाबा को वो दलदल दिखने लगा। बाबा ने बिल्ली के गले में बंधे नाखून पर हाथ रखकर शैतान को बुलाया और बिल्ली को इस दलदल में छोड़ दिया। शैतान दलदल के नीचे से निकला और बिल्ली को दलदल में फंसा देख उसका शिकार करने लगा। और जैसे ही उस शैतान ने बिल्ली को खाया, वो दलदल में फंसने लगा। बाबा ने अपने मंत्रों की रफ्तार बढ़ा दी। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाए विच्चै, ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चै, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चै। और अंत में उस शैतान और उसके शैतानी दलदल का हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।